गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों, आप लोगों का सभी को मालूम है, आप लोग सभी को बार बार बोला जा रहा है कि आप जितना भी यहाँ पर से यूट्यूब में आपको माध्यम से भेजा जा रहा है यहाँ पर PDF, बच्चे उसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें ताकि आपको जल्दी समझ आएगा। आप लोगों का कल 12 तारीख को आपको पेपर है बच्चों, ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करके आएंगे सभी लोग। तो आपको बताया गया था सिलेबस में, बताया था बच्चों, अर्थशास्त्र में आपको जो दिया गया है, आपका जो 1 से लेकर पार्ट से 6 पार्ट तक आपको दिया गया है बच्चों पार्ट में, ठीक है। आपको उसी के हिसाब से तैयारी करना है। अर्थशास्त्र में और वाणिज्य में भी बच्चों आपको ध्यान रखेंगे, व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ भी, लेकिन व्यवसाय अध्ययन में भी आपको जो है संगठन नियुक्ति तक आपका पेपर में आएगा बच्चों, ठीक है। तो आप तैयारी से अच्छे से करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक घटक। तो सबसे पहले देखेंगे प्रभावी नियंत्रण हम किस प्रकार उस प्रभाव करके नियंत्रण कर सकते हैं उसके बारे में। तो पहला है उपयुक्तता। उपयुक्तता मतलब कौन सी ज़रूरत होता है। नियंत्रण की प्रणाली जो है व्यावसायिक संस्था की प्रकृति होता है, कारोबार की मात्रा एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप ही होनी चाहिए। प्रकृति जो है कारोबार की मात्रा को देख कर ही उनके अनुसार होना चाहिए। साथ ही संगठन कलेवर की आवश्यकता के अनुसार भी होनी चाहिए, जितनी उनकी ज़रूरत होती है। तो विभागीकरण व्यवस्था अपनाई जाती है। तो नियंत्रण का भार विभागीय अध्यक्ष को सौंप दिया जाना चाहिए, जो वहाँ पर के लिए व्यवस्था किया गया उनको सौंप दिया चाहिए। दूसरा है विचलनों की जानकारी। कार्य निष्पादन हेतु प्रमाप तय करते हैं, जितना विचलन है उसकी जानकारी के लिए वास्तविक जो है उपलब्धियों की तुलना प्रमापों से ही की जाती है। दोनों में अंतर अथवा विचलन की न केवल जानकारी होनी चाहिए वरन जो है जानकारी को संबंधित अधिकारी तक प्रेषित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तीसरा बच्चों देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार। उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिनकी प्रगति संस्था की संपूर्ण प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमको उसी पॉइंट को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। परिवहन संस्थाओं के लिए ट्रकों का चालू हालात में होना आवश्यक होगा, जबकि बीड़ी उद्योग में श्रमिकों का स्वास्थ्य होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार सामग्री अथवा वित्त नियंत्रण के महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। अगला बच्चों चौथा देखेंगे यहाँ पर लोचशील, बाह्य व आंतरिक परिस्थिति बदलती है। नियंत्रण व्यवस्था में परिस्थितियों के अनुसार ढल जाने का गुण होना चाहिए। जिस अनुसार प्रकृति बदला है उन्हीं के अनुसार हमको क्या है ढालना चाहिए, बनना चाहिए। पांचवा है सरल एवं सुगम। नियंत्रण व्यवस्था जटिल होने पर वह आसानी से समझ में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में उसका क्रियान्वयन भी संदिग्ध हो जाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। छठवा है पक्षपात रहित, इसमें किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए। नियंत्रण व्यवस्था निष्पादन केंद्रित होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत केंद्र होना चाहिए। नियंत्रक की व्यक्तिगत रुचि एवं रुझानों के स्थान पर नियंत्रण एवं प्रबंधन के सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सातवां देखेंगे बच्चों मितव्ययिता, ठीक है। नियंत्रण की अधिक खर्चीली व्यवस्था प्रशंसनीय नहीं मानी जा सकती है। ज़्यादा खर्च जो होता है उसके लिए संस्था की आर्थिक क्षमता के अनुसार ही व्यवस्था अपनानी चाहिए, ज़्यादा खर्च भी ना हो, जितना उनकी ज़रूरत उतना। आठवां है नई तकनीकी, नित्य नए आविष्कारों से कई जो नई जो है तकनीकों का विकास होता रहता है। नियंत्रण व्यवस्था में इन्हें अपनाया जाना चाहिए। संगठन चार्ट, मैनुअल, बजट जैसी पुरानी तकनीकों के साथ ही कंप्यूटर जैसे आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। रिकॉर्डों से लाभ, कोई रिकॉर्ड पिछला जो होता है उनके आधार पर भी हम किया जा सकता है। तो विगत अनुभवों को लेखाबद्ध कर लिया जाता है, इनका सम्यक अवलोकन उपयोगी हो सकता है। अगला है सुधारात्मक जो उपयोगों की व्यवस्था करना। पर सुधार हेतु सुझाव अधिकारियों के साथ ही कार्मिकों की ओर से भी प्रस्तुत की जा सकते हैं ना। श्रमिक जो है उनको भी क्या कुछ सुधार के बारे में जानकारी जो है अधिकारी को दे सकते हैं। उनकी उपेक्षा ना करते हुए उनका परीक्षण किया जाना चाहिए, उनको नकारना नहीं चाहिए। त्रुटियों की जानकारी पर तत्काल सुधार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था होने से वास्तव में नियंत्रण की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है ना। तो नियंत्रण व्यवस्था का कर्मचारियों द्वारा विरोध, नियंत्रण व्यवस्था का कर्मचारियों द्वारा, क्योंकि उनका शोषण होता है करके। यह विचित्र जो विरोधाभास है कि नियंत्रण व्यवस्था जिसका एक उद्देश्य कर्मचारी प्रशिक्षण भी है का विरोध कर्मचारी स्वयं करते हैं। मनोवैज्ञानिक भय के अतिरिक्त जो विरोध के प्राय निम्न कारण भी पाया गया है। पहला देखें, प्राय कर्मचारी यह समझते हैं कि नियंत्रण व्यवस्था से उनके ऊपर लगातार क्या होता है निगरानी रखेगी, इससे उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, वो बिंदास रहकर काम नहीं कर सकेंगे, है ना बच्चों, खुले होकर, है ना।
दूसरा है, कर्मचारी यह समझते हैं कि नियंत्रण व्यवस्था से उनकी निष्ठा पर सदैव संदेह पैदा होते हैं, मतलब कभी भी कुछ गलती हो उसके लिए हमेशा संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा देखेंगे, किसी त्रुटि के लिए सबसे कमज़ोर श्रमिक ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, वहाँ पर जो कमज़ोर श्रमिक है, जो कम मेहनती करते हैं ना। चौथा देखिए, कर्मचारी को सुझाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब जो वो कर्मचारी बता रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, पांचवा देखें, नियंत्रण से एक भयावह स्थिति का निर्माण हो जाता है, नियंत्रण होने से डर होता है यहाँ पर, है ना, तो इस कारण से भी गलती हो जाती है यहाँ पर। तो अगला, इस कारण से ये विरोध करते हैं। अगला देखें, नियंत्रण की सीमाएं। तो प्रबंध के क्षेत्र में नियंत्रण एक महत्वपूर्ण औजार है, किंतु इस औजार का उपयोग यदि किसी सीमाओं को ध्यान में रखकर नहीं किया गया तो इसके भयानक व विपरीत परिणाम आ सकते हैं। नियंत्रण की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है बच्चों। देखें, पहला, नियंत्रण केवल आंतरिक हो सकता है, बाहरी, मतलब जो अंदर जो कार्यकलाप चल रहा है उसके तक हम सीमित में क्या कर सकते, नियंत्रण कर सकते। बाहर के जो रहता है बाहरी आवरण के अंतर्गत उसको अपन शामिल नहीं कर सकते। तो नियंत्रण कार्य केवल आंतरिक हो सकता है, अर्थात अपने अधिकार क्षेत्र या संगठन के अंदर ही विभिन्न क्रियाओं पर ही नियंत्रण किया जा सकता है। बाह्य क्रियाओं व कार्यों पर किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी संगठन या संस्था सरकारी नीति व नियमों, ग्राहकों की रुचियों, है ना, प्रवृत्तियों, मौसम, वर्षों, है ना, वर्षा आदि पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इसको सबको मालूम बच्चों आपको, है ना। अगला, दूसरा, प्रमापों के निर्धारण में कुछ कठिनाई होती है, मतलब कठिनाई आती है। नियंत्रण का प्रमुख आधार प्रमापों का निर्धारण करना है। प्रमाप का निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। कुछ ऐसे प्रमाप होते हैं जिससे कर्मचारी की रुचि, लगन, निष्ठा आदि का प्रमाप निश्चित करना कठिन होता है, क्या जरूरत है, क्या इच्छा है, अतः इन पर नियंत्रण करना कठिन होता है। व्ययशील, मतलब जो है नियंत्रण व्यवस्था एक खर्चीला व्यवस्था है। कभी कभी नियंत्रण से मिलने वाले लाभों की तुलना में नियंत्रण व्यय अधिक हो जाता है, जितना उनको लाभ मिलना चाहिए उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। ऐसे स्थिति में नियंत्रण का कोई औचित्य नहीं रह जा सकता, मतलब नियंत्रण किस प्रकार हो रहा है। ऐसे स्थिति में विवश होकर नियंत्रण व्यवस्था को त्यागना भी पड़ सकता है। अगला देखेंगे, विरोधों का सामना करना। विरोध का सामना करना, नियंत्रण व्यवस्था में अधीनस्थों के मन में एक डर या दबाव बन जाने से अप्रत्यक्ष जो होता है विरोध प्रकट होने लगता है तथा चुपके प्रबंध का विरोध प्रारंभ हो जाता है। वहाँ पर यह स्थिति कभी कभी विस्फोटक हो सकती है, अतः नियंत्रण व्यवस्था में प्रायः अधीनस्थों का विरोध होता है। अगला है, व्यक्तिगत जो है उत्तरदायित्व के निर्वहन में कठिनाई। कभी कभी जो होता है एक कार्य अनेक कर्मचारियों से कराना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसी त्रुटि के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करने में काफ़ी कठिनाई, क्योंकि सभी मिलकर वहाँ पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार जो है किसी समूह कार्य में किसी विशिष्ट त्रुटि के लिए जिम्मेदारी निर्धारण करना कठिन होता है। अब देखिए, मुझे वहाँ पर बताया गया बच्चों पर उपयुक्त सीमाएं व्यवहारिक जो है दृष्टिकोण से उचित हो सकती है, किंतु वास्तव में नियंत्रण के बिना लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होता है। बिना लक्ष्य का हम निर्धारण करें, नियंत्रण के लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रबंध के अतिरिक्त जो है अन्य क्षेत्र में भी नियंत्रण का विशिष्ट महत्वपूर्ण होता है। तो अब आइए देखते हैं बच्चों, नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध क्या होता है, रिलेशन जो है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो होता है यहाँ पर देखेंगे, नियोजन एवं नियंत्रण दोनों ही प्रबंध के प्रमुख कार्य है, मतलब एक अंग उनका भी। प्रबंध का कार्य है ना, सुचारू ढंग से उस समय तक नहीं चल सकता जब नियोजन व नियंत्रण दोनों में आपस में समन्वय ना हो जाए। नियोजना जो बनाया है उसमें नियंत्रण भी होना चाहिए, तभी समन्वय होगा, तालमेल, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रबंध विशेषज्ञों नियंत्रण को नियोजन का एक पक्ष व प्रतिरूप के रूप में माना है। नियोजन के अंतर्गत प्रबंधकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नीति व कार्य योजना बनाई जाती है, जबकि यह कार्य योजना उचित है या नहीं इसमें विचलन किस सीमा तक है, इसकी जानकारी नियंत्रण से ज्ञात की जाती है। योजना जो है उचित हो इसके लिए उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है बच्चों यहाँ पर, अर्थात नियंत्रण योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रबंध में जो है प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था लागू रखने से दीर्घकाल की योजना बनाने में क्या होता है, मदद मिलती है, क्योंकि नियंत्रण पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों एवं प्रभाव के आधार पर ही कार्य करने की प्रेरणा देता है। जब तक हम क्या है नियंत्रण नहीं रहेगा या लक्ष्य नहीं रहेगा, उसको हम पूर्ण नियंत्रण के द्वारा कार्य हम पूर्ण नहीं कर सकते। यह सच है, किसी भी संगठन में योजना पहले बनाई जाती है, किंतु इस योजनाओं को नियंत्रण करना का कार्य नियंत्रण ही करता है। नियंत्रण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसके बिना नियोजन कर लेना एक भूल ही होगा। विशेषकर बजट बनाना भी एक नियोजन कार्य है। बजट बनाते समय उसमें उपक्रम के लक्ष्यों, नीति व सीमाओं से नियंत्रित रखा जाता है। इस प्रकार जो है नियोजन व नियंत्रण दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं।
दोनों में आपसी समन्वय आवश्यक होता है तथा एक दूसरे के सहयोग के बिना प्रबंध का कार्य आसानी से नहीं चल सकता। आपको देखिए बच्चे इसमें बताया गया है ना। तो नियोजन में नियंत्रण का सहयोग यह सर्वविदित है कि जो है नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य माना जाता है बच्चों। यहाँ पर फिर भी जो है वह नियोजन जैसे प्राथमिक कार्य में नियोजन को निम्नानुसार सहयोग करता है। पहला देखिए बच्चों, यह देखना कि योजनाएं नीतियों के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा, जो हम योजना बनाए उसके आधार पर, ठीक है। दूसरा, यह देखना कि योजना बजट के अनुरूप हो या उसकी सीमा के अंदर हो रहा है या नहीं, है ना। तीसरा है विभिन्न योजनाओं को बनाकर उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य नियंत्रण द्वारा ही किया जाता है, मतलब आगे कार्य को बढ़ाने के लिए। चौथा, संस्था के उद्देश्यों को परिभाषित करने में नियंत्रण सहयोग करता है। पांचवा, व्यवसाय के दैनिक कार्यों को नियंत्रित करने में सहयोग करता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन जो है प्रबंध का प्रथम कार्य तथा नियंत्रण जो प्रबंधन का अंतिम कार्य होते हुए भी ये दोनों एक दूसरे से सहसंबंधित है और उनके आपसी समन्वय बिना प्रबंध के कार्यों को करना तथा उनमें उपक्रम लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन कार्य होता है। तो इस प्रकार बच्चों तुम्हारा जो 8वां पाठ नियंत्रण आपका खत्म होता है ना। गुड डे, लिसनिंग टू वॉचिंग बच्चों।